Hello and welcome back. So students, from today we are going to start your series of BHIE 143. ये है आपका सब्जेक्ट दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी यूनिट 1, जिसमें मैं आपका सिलेबस भी डिस्कस करूंगी प्लस यूनिट 1 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. सो यूनिट 1 है आपकी स्टडिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन हिस्ट्री अ पर्सपेक्टिव. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये है आपका सिलेबस जिसमें आपकी 12 यूनिट्स हमें पढ़नी है. आज हम यूनिट 1 करेंगे स्टडिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन हिस्ट्री अ पर्सपेक्टिव. बाकी फिर एक एक करके हम सारी यूनिट्स कवर करते जाएंगे जैसे हमने बैंस 183 का किया था. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स 1.1, 1.2, 1.3 में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्सेस इकोसेंट्रिक और एंथ्रोपोसीन. बाकी हम करने जा रहे हैं 1.2, 1.4 में हम लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में होलोसीन करेंगे अभी फ़िलहाल. ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, कुछ देखो. जब आप इस यूनिट को पढ़ लोगे ना तब तो आप किससे फेमिलियराइज हो जाओगे, जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं उनसे, डिबेट्स ऑन हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और कंसर्न्स ऑफ इन्वायरमेंटल हिस्ट्री. चलो स्टार्ट करते हैं. जो हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का आइडिया है ना, और जो हम नेचर की केयर करते हैं, ये जो आइडिया है अबाउट केयरिंग फॉर नेचर, ये हम ओल्ड राइटिंग्स में भी पढ़ लेते हैं, ओल्ड राइटिंग्स में भी देखते हैं. जहाँ पर हमने देखा कि जो ओल्ड राइटिंग्स थी प्लेटो की, कौटिल्य की, इन्होंने भी जो है ना नेचर कंजर्वेशन के बारे में लिखा था. सो जो आपकी प्लेटो की, जो आपके एंशियंट ग्रीक थिंकर हैं, और कौटिल्य जो कि एंशियंट इंडियन थिंकर हैं, इन्होंने भी आपका बताया था फॉरेस्ट के बारे में, जैसे कि कैसे जो हम ट्रीज़ कट करते हैं वुड के लिए, ताकि ये लोगों को दिखा सकें कि, और उन्होंने ये बताया था कि ये लोग भी ना उस टाइम पे भी जो नेचर है उसके बारे में सोचते थे कि जो नेचर डिप्लीशन हो रहा है, कंजर्वेशन कैसे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में भी आती थी. सो ये जो कंजर्वेशन का है ना पार्ट नेचर का, और हम जो केयर करते हैं नेचर का पार्ट ना बहुत पहले से ही दिखाया जा रहा है और बहुत पहले से ही कंसर्न का टॉपिक बना हुआ है. ठीक है, बट जो ये एज अ प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट जब ये आया ना, मतलब जब हमने इसको पढ़ना शुरू करा, वो शुरू करा था इन्वायरमेंटल हिस्ट्री को मेनली ये तब डेवलप हुई थी जब इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुई थी. कब? 1960s और 1970s में. सो ये मूवमेंट्स इन्होंने दिखाया कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा हैविली यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट वे में डिप्लीट हो रहे हैं. जो मूवमेंट्स हुई थी ये कंसर्न थे बेसिकली कि भाई जो फॉरेस्ट जो कट डाउन हो रहे हैं लार्ज स्केल पे, उनके लिए ये वरीड थे. हमारी लैंड, एयर, वाटर के लिए कि भाई जो हमारा लैंड, वाटर, एयर है वो डर्टी बनता जा रहा है, हार्मफुल बनता जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. और इन्होंने कंसर्न रेज किया था कि भाई जो केमिकल्स यूज़ होते हैं फार्मिंग में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को ख़राब करते हैं, सॉइल और एनिमल्स की भी हेल्थ को ये ख़राब करते हैं. ठीक है, सो इन्होंने ये भी बोला था कि बहुत सारे जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो भी डिसअपीयर होते जा रहे हैं परमानेंटली, और ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी वरीड थे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, जो आज की डेट में धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होते जा रहे हैं. देन ये लोग ह्यूमन एक्शंस के टूवर्ड्स भी कंसर्न थे कि भाई जो ह्यूमन बींग्स जो एक्शन कर रहे हैं वो जो हमारा अर्थ है उसके क्लाइमेट को भी चेंज कर रहा है. ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है. सो 1972 में हमारे जो हिस्टोरियन हैं दैट इज़ रॉडरिक नैश, उन्होंने बोला कि जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है ना, ये स्टडी करती है
कि कैसे ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं अपनी कंप्लीट सराउंडिंग्स के साथ में इन दी पास्ट, ठीक है, कि कैसे उन्होंने जो ह्यूमन बींग्स थे कैसे उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट किया था पास्ट में। तो ये किसने आपका स्टडी किया था, किसने बताया था, रॉड्रिक नैश ने 1972 में। इन्होंने इस स्टडी में बेसिकली कि ये बोला था कि इनकी स्टडी सिर्फ इसीलिए नहीं थी कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे फोकस करना, बट इनकी स्टडी ने एनिमल्स, प्लांट्स और इन्वायरमेंटल एज अ होल इन सब चीज़ों पे क्या किया था, कंसंट्रेट किया था, फोकस किया था। सो एक और हिस्टोरियन थे, आप पहले तो हिस्टोरियन बताओगे आप रॉड्रिक नैश के बारे में कि इन्होंने क्या बोला था, फिर दूसरे एक हिस्टोरियन थे आपके डोनाल्ड वर्स्टर, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है ना वो हर तरीके के रिलेशनशिप को जो ह्यूमन बींग्स के होता है जैसे नेचर के साथ में अर्लियर टाइम्स में उसको डिस्कस करती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें कि ये आपका इट आस्क हाउ नेचर शेप्ड ह्यूमन लाइफ एंड हाउ ह्यूमन बींग्स शेप नेचर, कि कैसे ह्यूमंस जो है ना उन्होंने नेचर को शेप किया और कैसे नेचर ने ह्यूमन लाइफ को शेप किया। तो ये सारा बताया था आपका किसने, डोनाल्ड वर्स्टर ने। तो ये दो आप याद रखना इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के जो आपके हिस्टोरियंस हैं इन्होंने बताया था इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के बारे में। फिर आगे चलते हैं कि इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है क्या। सो बेसिकली ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना इस सेक्शन में, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री वाला सेक्शन होगा आपके बुक में, उसमें ये बता रहा है बेसिकली कि इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है क्या, हमें इसमें क्या पढ़ना चाहिए और जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको स्टडी क्यों करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हग्स डेफिनेशन, HUGHES हग्स बोल देते हैं इसको, तो जो जे डोनाल्ड हग्स थे आपके, ये जो आपके वन ऑफ द अर्लीस्ट और इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स थे इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में, ठीक है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के स्कॉलर थे, बहुत ही पुराने और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कॉलर थे। सो जब से ह्यूमन लाइफ शुरू हुई है ना तब से जो लोग हैं उन्होंने नेचर को यूज़ किया है और नेचर के द्वारा वो शेप भी हुए हैं। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वाटर पे, सॉइल पे, फॉरेस्ट पे, एनिमल्स और सीजन्स इन सब पे डिपेंड करते हैं। और नेचर सिर्फ ये नहीं कि हमारे बाहर जो एग्जिस्ट करता है, बट हम ह्यूमन बींग्स जो है ना हम भी इस नेचर का पार्ट ही हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचर और ह्यूमन बींग्स हैं ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में सेपरेटेड नहीं है। सो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब लोगों को इसका महत्व समझ आने लग गया कि भाई जो हमारा नेचर है उसको वो समझने लग गए और उनको ये समझ में आने लग गया कि उनकी क्या डिपेंडेंस है नेचर के ऊपर। और इसी महत्व को कि जब उन्होंने देखा कि हम लोग कितने ज़्यादा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तब जाके उन्होंने इसको एक्सप्रेस करना शुरू करा। कैसे? जैसे कस्टम्स और रिचुअल्स के थ्रू, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू, मिथ्स और रिलीजन के थ्रू, रूल्स अबाउट फॉरेस्ट एंड वाटर, आर्ट्स और स्टोरीज़ के माध्यम से इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करा, ठीक है। कस्टम्स और रिचुअल्स, आपको पता है बनियन ट्री की पूजा होती है, पीपल ट्री की पूजा होती है, बहुत सारे रिचुअल्स अलग होते हैं। फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि भाई तुलसी को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के मिथ्स वगैरह भी ये हम देखे गया है कि ये सारी चीज़ें किससे इंटरलिंक थी, हमारा जो नेचर के ऊपर डिपेंडेंस है उसके महत्व को जो जब रियलाइज़ कर लिया था लोगों ने, तब जाके उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करनी शुरू करी। जब हम ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये एक मीनिंगफुल हमारा टॉपिक होता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमें हेल्प करता है ह्यूमन लाइफ को बेटर समझने में, ठीक है। तो ये था आपका हग स्टेटमेंट का सोर्स। फिर आगे चलते हैं। मैकनील्स ने 3 स्ट्रीम्स दी थी आपकी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की। मैकनील्स की 3 स्ट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंटल हिस्ट्री अब हम पढ़ने जा रहे हैं।
सो मैकनील ने बोला था कि इन्वायरमेंटल हिस्ट्री जो है ना वो जनरली 3 मेजर टाइप से हम स्टडी कर सकते हैं, पहली स्ट्रीम, दूसरी स्ट्रीम और तीसरी स्ट्रीम। तो फर्स्ट स्ट्रीम में उन्होंने बोला था कि पहला जो है ना वो है आपका स्टडी ऑफ मटेरियल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली जो ये अप्रोच है ना मटेरियल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, ये अप्रोच रियल और फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं हमारे नेचर में और सोसाइटी में उसको दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब क्या है इसका कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर को चेंज किया। अब ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर को बदला कैसे, आप बताओ। जब वो फॉरेस्ट को कट करेंगे, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इरोजन होगी आपकी, फ्लड्स ज़्यादा आएंगे, पॉल्यूशन क्रिएट किया, माइनिंग करी, डैम्स को बिल्ड किया, अर्बन एक्सपेंशन हुआ, फार्मिंग इंटेंसिफिकेशन हुआ। तो ये सारी चीज़ों से हमारे नेचर को बहुत ही चेंजेस आए नेचर में और नुकसान भी पहुंचा। ठीक है, प्लस हमारी सोसाइटी को भी, क्योंकि अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं तो इनडायरेक्टली नेचर भी हमें नुकसान पहुंचाता है फिर। ठीक है, सो ये है आपका फर्स्ट स्ट्रीम। सो अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे तो नेचर भी हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो नेचर भी हमें जो है इफ़ेक्ट करता है। वो कैसे, जो ड्रॉट्स होते हैं, ठीक है, जब सूखा पड़ता है तो फेमीन, भुखमरी वगैरह आती है आपकी। ठीक है, फ्लड्स जो होते हैं वो सेटलमेंट पैटर्न्स को शेप करते हैं। कैसे, जब मान लो कहीं फ्लडिंग हो गई तो उस एरिया को लोग छोड़ के पलायन कर जाते हैं दूसरे एरिया के तरफ। ठीक है, कहीं और सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये हमारे सेटलमेंट पैटर्न्स को भी चेंज करता है। देन जो हमारा क्लाइमेट का पैटर्न है वो हमारी क्रॉप्स को भी इफ़ेक्ट करता है कि मान लो गर्मी में कोई और क्रॉप्स उगेंगी, सर्दी में कोई और क्रॉप्स उगती हैं। तो इस तरीके से क्रॉपिंग का पैटर्न भी हमारा क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करता है। प्लस इकोलॉजिकल चेंज जब होता है ना तब डिजीज़ेस भी जो है स्प्रेड होती हैं इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। ठीक है, ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो कोई डिसीज़ हो गई, ज़्यादा सर्दी है, बारिश के मौसम में कोई और डिसीज़ हमें देखने को मिलती है, वायरल डिसीज़ेज़ मिलती है। तो ये सब इसमें इन्होंने ये बताया है। ठीक है, जो ह्यूमन और नेचर की रिलेशनशिप है ना ये फिक्स्ड नहीं रहती, ये हमेशा चेंज होती रहती है। ह्यूमन अपना, जैसे ह्यूमन बीइंग्स अपना नेचर बदलते हैं ना, मतलब बेसिकली क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स जो जब नेचर को बदलते हैं, जो प्रकृति को वो बदलते हैं, तब क्या होता है, ये चेंजेस ह्यूमन बीइंग्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस साइकिल है। जैसे मैंने बताया था कि भाई पहले अगर आप नेचर को नुकसान पहुंचाओगे तो नेचर भी आपको नुकसान पहुंचाएगा इनडायरेक्टली, वो तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, सो ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि भाई हमारे राजा महाराजा, वॉर्स या फिर पॉलिटिक्स, बट जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है ना वो अर्थ, लैंड, वाटर, एनिमल्स, फॉरेस्ट और क्लाइमेट, इसके द्वारा भी शेप हुई है। ठीक है, सो हिस्ट्री मस्ट कंसीडर द बिग नेचुरल सिस्टम। सो हमें हिस्ट्री को एक बिगर नेचुरल सिस्टम की तरह कंसीडर करना चाहिए जिसमें इकोसिस्टम्स है, क्लाइमेट है, बायोडाइवर्सिटी है। सो आगे पढ़ते हैं। सो हम ये मान सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही मेन कैरेक्टर नहीं है हिस्ट्री में, नेचर ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है इसमें। ठीक है, सो अदर एक्टर्स ये क्या है इसमें, जैसे कि रिवर्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, क्लाइमेट, सॉइल्स, मॉनसून, डिसीज, इंसेक्ट्स, इन सब ने भी आपके जो आपका ह्यूमन है, आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, या हमारी हिस्ट्री है उसको इन्फ्लुएंस किया है। जो हिस्ट्री के आउटकम्स हैं, आपको भी पता है कि कितनी सारी सिविलाइजेशंस जो थी वो इसीलिए ख़त्म हो गई क्योंकि बहुत फ्लड आ गया, कहीं सूखा पड़ गया था। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी हिस्टोरिकल आउटकम्स हैं ना वो भी नेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस हुई हैं। सो एक वर्ड, एक टर्म है हमारी एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब है ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग, जहाँ पर हम बोलते हैं कि बस ह्यूमन बीइंग्स ही मैटर करते हैं, नेचर जाए भाड़ में, नेचर सेकेंडरी चीज़ है, नेचर सिर्फ उपभोग का आपका वो है कि भाई जहाँ से उपभोग कर लो आप, ठीक है, भोग कर लो,
बट ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री जो है ना वो इस एंथ्रोपोसेंट्रिक थिंकिंग को चैलेंज करती है और बोलती है कि जो नेचर है ना वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस। आई एम सॉरी, थोड़ी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी इसमें, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है वो चैलेंज करती है इस एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को और बोलती है कि नेचर भी ना मैटर करता है, कि भाई नेचर भी हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशंस में मैटर करता है। ऑलराइट, चलो फिर जो दूसरी स्ट्रीम थी, किसकी दूसरी स्ट्रीम थी ये थी आपकी मैकनील्स की, ठीक है। उन्होंने 3 स्ट्रीम्स बताई थी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की। पहली स्ट्रीम कौन सी थी? मटेरियल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। और दूसरी स्ट्रीम है आपकी कि भाई सेकंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। ये अप्रोच बेसिकली ये स्टडी करती है कि जो लोग हैं वो नेचर के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे हमारा जो कल्चर है ना वो ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप को क्या करता है, शेप करता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद व्हाट ह्यूमंस हैव थॉट, बिलीव्ड एंड रिटन। ये बेसिकली स्टडी करता है कि जो आइडियाज़ हैं नेचर के बारे में उनको कैसे बुक्स और टेक्स्ट से, बिलीव्स और फिलॉसफीज से, रिलीजियस आइडियाज़ से, फोक ट्रेडिशन से, और ये कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है क्या वो नेचर को एक बहुत ही सेक्रेड, एक पवित्र चीज़ मानते हैं या फिर सिर्फ एक रिसोर्स मानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नेचर को क्या मानते हैं, कि भाई वो अपने आप को रूलर्स मानते हैं नेचर का या नेचर का पार्ट मानते हैं। सो बेसिकली ये एम्फसाइज करता है रिप्रेजेंटेशंस पे और इमेजेस ऑफ नेचर पे इन आर्ट, लिटरेचर, रीजन्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। ये बेसिकली स्टडी करता है कि कैसे नेचर जो है ना उसको पेंटिंग, सॉन्ग्स, पोएम्स, स्टोरीज, मिथ्स, एपिक्स, रिचुअल्स, वर्शिप्स और फोकटेल्स में क्या दिखाया गया है, ठीक है। किस तरीके से हम अपने नेचर को दिखाते हैं पेंटिंग्स में, सॉन्ग्स में, जब हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भी रिचुअल फॉलो करते हैं तो किस तरीके से हम अपने नेचर को दिखाते हैं। बट ये जो आइडिया और ये जो इमेज हमने बना रखी है ना ये भी मतलब विद टाइम चेंज होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब क्या है इसका कि फॉरेस्ट को हम एक तो सेक्रेड भी कंसीडर करते हैं, है ना, कि भाई ये बहुत ही पवित्र है हमारे फॉरेस्ट। बट वहीं मॉडर्न पीरियड में हम इसको एज अ रिसोर्स ट्रीट करते हैं कि भाई टिम्बर रिसोर्स, कि हमें टिम्बर, हमें जब वुड चाहिए होती है, टिम्बर चाहिए होता है तो हम इसको एज अ रिसोर्स कंसीडर करते हैं और वुड कटिंग करते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेचर और आइडियाज़ बेसिकली टेल्स अस अबाउट सोसाइटी वैल्यूज़। मतलब कि एक तरफ जो है हमारी सोसाइटी वो वर्शिप करती है नेचर को, कैसे कि भाई जब हम पानी की पूजा करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपने नेचर की पूजा करते हैं, जब हम अपनी अर्थ की पूजा करते हैं
तो हम ये दिखाते हैं वैसे बेसिकली कि एग्ज़ाम्पल ले लो कि हम अपनी रिवर्स की पूजा करते हैं। आपको भी पता है गंगा यमुना ये सारी बहुत सेक्रेट और पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं, वह हम इनकी पूजा करते हैं। तो ये बेसिकली ये दर्शाता है कि कितना हम जो पानी है ना उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एटलीस्ट कल्चरली। फिर आता है आपका थर्ड स्ट्रीम है आपका पॉलिटिकल एंड पॉलिसी रिलेटेड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। सो जो थर्ड मेन फॉर्म है वो है आपका पॉलिटिकल और पॉलिसी रिलेटेड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। मीनिंग क्या है इसका? ये अप्रोच लॉज को, स्टेट एक्शंस को, गवर्नेंस को जो कि नेचर से रिलेटेड है उनको स्टडी करती है। सो ये बेसिकली ये बताती है कि कैसे जो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस हैं वो नेचर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं फॉरेस्ट लॉज के थ्रू, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस के थ्रू, इरिगेशन पॉलिसीज़, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज और लैंड राइट्स के थ्रू। ये आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को भी स्टडी करते हैं और इनइक्वालिटीज़ को भी स्टडी करते हैं जो एग्जिस्ट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, मतलब कि किसको पानी मिलना चाहिए, फार्मर्स को या फिर सिटीज़ को। फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ वर्सेस माइनिंग कंपनीज़ को ये स्टडी करती है। फॉरेस्ट राइट्स में लोकल के राइट्स और स्टेट के राइट्स कितने होने चाहिए वो इसको स्टडी करती है। और कैसे जो नेचर है वो पावर और जस्टिस से जुड़ा हुआ है वो इसको भी स्टडी करती है। अब हमारा एक टॉपिक है अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वाई इन्वायरमेंटल हिस्ट्री इज़ डाइवर्स। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री जो है ना वो हर जगह पे अलग अलग दिखती है आपको। ठीक है, आप देखोगे। सो जो ये सब्जेक्ट है ना इसके बहुत सारे टाइप्स और मेथड्स हैं, बिकॉज नेचर और सोसाइटी जो दोनों चीज़ें हैं ना वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। और जो हिस्टोरियंस हैं ना वो सिर्फ कोई भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मेथड यूज़ नहीं कर सकते थे कहीं भी। ठीक है, जैसे कि जब हम डेजर्ट्स को पढ़ते हैं तो हमें अलग टूल्स चाहिए होते हैं, और जब हम कोस्टल एरियाज़ को पढ़ते हैं तब हमें अलग टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हिमालयाज़ में देखो, जैसे हिमालयाज़ है, थार डेजर्ट है, सुंदरबन से डेक्कन प्लेट्यू है, हर एक चीज़ जो है ना उसकी एक डिफरेंट इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री जो है वो आपकी नॉलेज को यूज़ करती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स से, सिर्फ हिस्ट्री से नहीं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मतलब आपका हिस्ट्री से भी वो पॉइंट्स उठाएगी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इन सब की नॉलेज वो इकट्ठा करके इन्वायरमेंटल हिस्ट्री आपकी बनती है। सिर्फ हिस्ट्री देख के नहीं, बाकी सारी चीज़ें देख के भी। तो जब हम नेचर को स्टडी करते हैं तो एक हिस्टोरियन के पास ना क्लाइमेट का डाटा, सॉइल का डाटा, वेजिटेशन का, एनिमल थिंग्स, ठीक है, जो कि रिटन रिकॉर्ड्स में नहीं मिलते, उनका डाटा भी हिस्टोरियंस के पास होना चाहिए जब वो नेचर को स्टडी करें। हिस्टोरियंस आज के टाइम में भी ना फिर भी जो है नॉर्मल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ओल्ड बुक्स, न्यूज़पेपर हो गई, आपकी रिपोर्ट्स हो गई, आर्कीव्स हो गए, इन सब चीज़ों को। सो दे ऑल्सो यूज़ नेचुरल एविडेंस स्टोर्ड इन एनवायरमेंटल इटसेल्फ। ये जो हिस्टोरियंस हैं आपके, ये आज के टाइम पे, या फिर हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट, ये नेचुरल एविडेंस जो हमारे स्टोर्ड हैं इन्वायरमेंट में उनको भी यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ओल्ड पॉलन है जो सॉइल और लेक्स में आज भी प्रिजर्व्ड है, ठीक है, वो ये शो करता है कि कैसे प्लांट्स या फिर फॉरेस्ट पहले ज़माने में एग्जिस्ट करते होंगे, सो दैट आप यहाँ से आप पास्ट वेजिटेशन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, भले ही कोई रिटन रिकॉर्ड अभी आपके पास इसका मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो आपके सॉइल के लेयर्स होते हैं ना वो आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ पर फार्मिंग पैटर्न कैसा था, इरोजन कितनी हुई है, फ्लडिंग कितनी बार हुई है और कैसे हुई है, लैंड डिग्रेडेशन कितनी है। और ये बेसिकली हमें ये भी बताता है कि कैसे जो हमारी लैंड है वो पास्ट में यूज़ हुई थी। ठीक है,
हमें पता है कि इकोसिस्टम हमारा बहुत ही डाइवर्स होता है। सो जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है ना, वो भी हमारी डाइवर्स हो गई है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अब, या फिर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के टूवर्ड्स, जैसे कि जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स। ठीक है, जियोलॉजिस्ट क्या है? अर्थ, रॉक, सॉइल जो जिनकी स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंशिएंट ह्यूमन लाइफ की। और जियोग्राफर्स ये आपकी स्पेस, लैंडस्केप, रीजन की स्टडी करते हैं। ठीक है, इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट भी आपकी हेल्प करते हैं, बिकॉज ये हेल्प करते हैं आपकी इकोसिस्टम, स्पीशीज़ और बायोडाइवर्सिटी को क्या करने में, जो उसमें चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करने में। देन यू हैव ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड बाउंड्रीज। सो आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं ये, जैसे कि देखो इन्वायरमेंट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड बाउंड्रीज़ में आपको क्या पढ़ना है। देखो ये सारा का सारा ना आपकी इग्नू के बुक से मैंने उठाया है और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये मत सोचना कहीं और से मैम टॉपिक लेके आई है, टॉपिक आपके सारे बुक के ही हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ इट्स ओके। सो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और नेचुरल सिस्टम ना काफ़ी बार हमने देखा गया है कि बॉर्डर्स भी क्रॉस करती हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, मॉनसून पैटर्न्स है, रिवर्स है, स्पीशीज़ माइग्रेशन है। अब जब क्लाइमेट चेंज होगा, यहाँ पर कैसा वेदर है, चाइना में अलग वेदर होता है, आपका यूएसए में अलग वेदर है, वहाँ पर वेजिटेशन अलग होंगी, स्पीशीज़ अलग होंगी, मॉनसून पैटर्न सबके अलग अलग होते हैं, रिवर्स अलग अलग जगह अलग पाई जाती हैं, माइग्रेशन जो स्पीशीज़ की होती है आज यहाँ पर है, कल साइबेरिया में है, साइबेरिया से कल यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से उन चीज़ों को भी, पैटर्न को भी जो है हम स्टडी करते हैं। तो उसमें भी हम देखते हैं कि बाउंड्रीज़ टू बाउंड्रीज़ ये वेरी करता है और हमें अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं स्टडी करने के लिए इस इन्वायरमेंट को। ठीक है, नेचर को। सो जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है ये आज के टाइम पे, ठीक है, जो आज के जो टुडेज़ पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंट्रीज़, उससे भी बियॉन्ड जाती है। हिमालयाज़ जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हिमालयाज़ सिर्फ इंडिया में नहीं है। जो ये इकोसिस्टम है ना, अब हमने देखा कि अब हम इंडिया की हिमालयाज़ को सिर्फ स्टडी कर लें तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि हिमालयाज़ देखो नेपाल, भूटान, तिब्बत सब जगह एक्सटेंड होते हैं। तो हमें इंडिया के भी और आगे जहाँ पर एक्सटेंड हो रहे हैं वहाँ के भी सारे हिमालयाज़ को स्टडी करेंगे, तब जाके हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू में पहुँचेंगे, है ना। सो इवन दो जो हमारा नेचर है वो बॉर्डर्स को क्रॉस करता है, हिस्टोरियंस जो हैं वो स्टडी करते हैं नेचर, स्टडी विद इन नेशनल बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ पॉलिसीज़, लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेचर आर नेचर बेस्ड, नेशन बेस्ड। बेसिकली क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा नेचर है ना वो तो क्रॉस बॉर्डर एग्जिस्ट करता है। अब जैसे हमने हिमालयाज़ का एग्जांपल लिया था, बट जो हमारे कुछ लॉज ऐसे हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नेशन बेस्ड है, तो इस वजह से हमें नेशनल बाउंड्री में रह के ही इसको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री जो हमारी है स्पेसिफिकली इंडिया में जो होते हैं हमारे माउंटेन्स वगैरह, हम उनको ही स्टडी करते हैं। ठीक है, सो ये सब इसमें दिखा रखा है, आप ये सब पढ़ लेना। बाकी नीचे देखो, जो आपकी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है ना ये स्टडी करती है कैसे आपकी ह्यूमन बींग्स और नेचर एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं ओवर द टाइम, जैसे कि मटेरियल और फिज़िकल चेंजेस, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, लैंड, डिजीज़, पॉल्यूशन, आइडियाज़ और कल्चर अबाउट नेचर, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज़, ये इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब देखो ये है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है। मैंने क्वेश्चंस भी साथ साथ करा दिए हैं इस बार, बाकी मैं अलग से क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगी, उसमें भी बताऊँगी मैं आपको कि भाई अलग से लेक्चर में मैं आपको कराने वाली हूँ ये।
तो इसमें आपको क्या लिख के आना है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, अगर क्वेश्चन आए 10 मार्क्स का तो आप बताओगे कि इन्वायरमेंटल हिस्ट्री एक ब्रांच है हिस्ट्री की जो ह्यूमन बीइंग्स और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करती है। ये एग्ज़ामिन करती है कि कैसे ह्यूमन जो हैं वो नेचर के ऊपर सदा से ही डिपेंड रहे हैं और कैसे नेचर जो है ना ये ह्यूमन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता आया है एंशियंट टाइम से। फिर हमने 2 हिस्टोरियंस पढ़े थे, कौन कौन से, जे डोनाल्ड हग्स और दूसरे JRMC नील, ठीक है। तो उनका आप बताओगे, अकॉर्डिंग टू जे डोनाल्ड हग्स ह्यूमन सोसाइटी जो है ना हमेशा they have always lived in interaction with and dependence on natural world of which they are also a part, ठीक है। over the times human beings ने अवेयरनेस डेवलप करी इस रिलेशनशिप के बारे में और इसको एक्सप्रेस किया अपने कल्चर, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के माध्यम से। जब आप इस स्टडी करते हो इन इंटरेक्शन को ना तब एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट बनता है ये हिस्टोरिकल इंक्वायरी का। अब JRMC नील के बारे में वो 3 मेन स्ट्रीम्स आप बता दोगे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, यहाँ से आप क्वेश्चन देख लेना, आंसर देख लेना। तो पहली स्ट्रीम हमने पढ़ी थी कौन सी, पहली स्ट्रीम थी आपकी मटेरियल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, दूसरी स्ट्रीम थी कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री और तीसरी स्ट्रीम जो उन्होंने बताई थी वो बताई थी पॉलिटिकल एंड पॉलिसी रिलेटेड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, ठीक है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री आपकी इंटरडिसिप्लिनरी होती है नेचर में और ये आपके एविडेंस जो साइंस से मिलते हैं जैसे कि इकोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, उनसे एविडेंस कलेक्ट करती है अलॉन्ग विद हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये आपकी ग्लोबल पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करती है बिकॉज इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस क्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये सब हमने करा था, ठीक है। ये आप लिख के आ जाना आंसर में, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता था 10 मार्क्स का। अब टर्म और उनके सिंपल मीनिंग्स, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो इस टेबल का। जैसे कि इन्वायरमेंटल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन ओवर टाइम। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मीनिंग होता है ह्यूमन सेंटर्ड व्यू दैट इग्नोर्स नेचर। हैबिटेट, बायो आर्कीव, जियो आर्कीव्स, ये सब आपको बुक में मिलेंगे, आपके जब आप पढ़ोगे, वैसे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कर जाओगे वो तब भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। फिर भी इन केस अगर आप बुक पढ़ते हो तो यहाँ पर कुछ आपकी टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। डिबेट्स हमारी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री पे क्या है आपके, पहला है इन्वायरमेंटल एथिक्स, मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक में तो क्या था कि भाई ह्यूमन बीइंग ही राजा है और जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो एक रिसोर्स है, उसको कितना भी यूज़ करो, डिप्लीट करो, वो एक रिसोर्स है आपके लिए, ठीक है। बट इकोसेंट्रिक में क्या बोला है, भाई तू राजा नहीं है, ठीक है, तू औकात में रह, तू भी क्या है, इस नेचर का ही पार्ट है। तो इकोसेंट्रिक में ये बोला क्या, पढ़ लेते हैं अब आगे पूरा। सो मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या है, ये डील करता है मॉरल क्वेश्चंस नेचर के बारे में, उनके बारे में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आस्क करता है कि क्या ह्यूमन बीइंग्स की मॉरल ड्यूटी है नेचर के टूवर्ड्स, ठीक है। डज नेचर हैव वैल्यू, क्या नेचर की तभी तक वैल्यू है क्योंकि वो इंसान के यूज़फुल है, मतलब इंसान को काम आ रहा है, ठीक है। अगर वो इंसान के कोई भी यूज़ में ना रहे नेचर तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो ये जो एथिकल डिबेट्स है ना, ये पॉलिसीज़ को, लॉज को, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ को और एक्टिविज़म को बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्वायरमेंटल डिबेट्स जो हैं ये सिर्फ मॉरल या फिर एथिकल नहीं है बट पॉलिटिकल और लीगल भी हैं। पॉलिटिकल में कैसे कि कौन इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, और लीगल में कैसे कि भाई क्या लॉज बनने चाहिए जिससे हम इस नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें, फॉरेस्ट को, एनिमल्स को, वाटर्स को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे नए नए आइडियाज़ डेवलप हुए एनिमल राइट्स को लेके भी, लोगों ने ये पूछना शुरू करा कि भाई क्या एनिमल्स के भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है,
क्या ये मॉरली सही है कि जब हम एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको मार के खाते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जब लोगों ने, इंसान ने सोचनी शुरू करी ना, तब एक नई एथिकल थिंकिंग उनके दिमाग में बनी, ठीक है, बियॉन्ड ट्रेडिशनल ह्यूमन सेंट्रिक एथिक्स। एक जो पुराने सोच विचार थे ना, उससे हटके एक नई एथिकल थिंकिंग उन लोगों के दिमाग में बननी शुरू हुई जब उन्होंने ये सब चीज़ें सोचनी शुरू करी। स्कॉलर्स ने डिबेट किया कि क्या इन्वायरमेंट एथिक्स को कम्प्लीटली नया एथिकल सिस्टम बना देना चाहिए या फिर सिंपली इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए जो हमारी पुरानी एग्जिस्टिंग एथिकल थ्योरीज हैं उसमें, ठीक है। इसने क्या क्रिएट किया, फिलोसफिकल अनसर्टेनिटी और एक डिबेट जो है उसको क्रिएट किया। जो आपके ट्रेडिशनल एथिक्स है ना, ट्रेडिशनल जो पुरानी थिंकिंग है, उन्होंने बेसिकली सिर्फ किस पे फोकस किया था कि भाई ह्यूमन बींग्स पे। बट इन्वायरमेंटल एथिक्स ने क्या क्वेश्चन किया कि क्या सिर्फ ये सफिशिएंट है इकोलॉजिकल क्राइसिस के साथ डील करने के लिए कि भाई सिर्फ ह्यूमन बींग्स को पढ़ लो, क्या ये सफिशिएंट है कि हम ह्यूमन बींग्स को ही प्रायोरिटी पे रखें? इज़ इट सफिशिएंट फॉर डीलिंग विद इकोलॉजिकल क्राइसिस? ये जो डिबेट है ना, इसने इन्फ्लुएंस किया रियल वर्ल्ड मूवमेंट्स को। जैसे कि जब ये डिबेट्स हुए तो कुछ मूवमेंट्स आई, जैसे इन्वायरमेंटल एक्टिविज़म, ग्रीन पॉलिटिक्स, एंटी पॉल्यूशन प्रोटेस्ट हुए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कैंपेन्स हुए फिर। और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एथिक्स है ना, इसने सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। जो इम्पॉर्टेंट आउटकम निकल के आया इन्वायरमेंटल हिस्ट्री का, वो था इंटीग्रेशन ऑफ इम्प्लिसिट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। मतलब क्या है इसका, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ने ना क्वेश्चन करना शुरू किया पुरानी हिस्टोरिकल राइटिंग्स को। हिस्टोरियंस ने रियलाइज़ किया कि जो हिस्ट्री है ना हमारी, इसने बेसिकली ना हम ह्यूमंस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ, और नेचर को इग्नोर किया हुआ है एज अ एक्टिव फोर्स। जो हिडन बायस है ना, ये जो हिडन बायस है, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ठीक है। मतलब इम्प्लिसिट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस किया गया, नेचर को इग्नोर किया एज अ एक्टिव फोर्स। अब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर पढ़ लो। मतलब क्या होता है इसका कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो सेंटर है मॉरल कंसर्न के, और नेचर जो है ना वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया इस आइडिया को। वाई आर सम इन्वायरमेंटलिस्ट क्रिटिकल ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म? जो कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो क्रिटिकल क्यों थे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के? वो इसलिए कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो था आपका, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर को जस्टिफाई करता था। वो फॉरेस्ट को, एनिमल्स को और रिवर्स को, ठीक है, वो इस तरीके से ट्रीट करता था कि ये सिर्फ एक रिसोर्सेज है, इसको कितना भी यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट है आपका, ये एंकरेज करता था अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ नॉन ह्यूमन लाइफ, कि भाई ये फेल हुआ ये रिकॉग्नाइज करने में कि जो हमारा नेचर है, जो नॉन ह्यूमन लाइफ है, नेचर में आपका प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना सब कुछ आता है, वाटर, अर्थ, सॉइल, सनलाइट, कि भाई ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो इंडिपेंडेंट, इनकी कोई वैल्यू है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की वैल्यू नहीं, इन सब चीज़ों की भी वैल्यू है। जो मिंटर्स थे, जो आपका मिंटर थे, उनके व्यू में उनकी डेफिनेशन क्या थी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की, अगर आपसे पूछा जाए, या फिर आप लिख के भी आ सकते हो पेपर में, ठीक है, वो ये था, इन्होंने बोला कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, इन्होंने नॉन ह्यूमन नेचर को वैल्यू करा ओनली फॉर ह्यूमन बेनिफिट। नेचर तभी तक मैटर करता है, इन्होंने बोला, कि जब तक वो ह्यूमन के वांट्स को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर ह्यूमन की वेलबींग को वो सपोर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, फॉरेस्ट जो हैं वो वैल्यूएबल
तब तक है क्योंकि वो टिम्बर, वुड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को। अगर ये सब प्रोवाइड करना बंद कर दें तो उनकी कोई भी नीड नहीं रहेगी, कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स की तभी तक वैल्यू है जब तक वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है, और अगर ये यूज़फुल ना होते तो इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता था आसानी से बिना किसी मॉरल कंसर्न के। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू एज अ टूल और मीन्स, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू होता है वैल्यू इन इटसेल्फ। ठीक है, सो जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है ना वो एक्सेप्ट करता है सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ऑफ नेचर, वैल्यू एज अ टूल और मीन्स। ठीक है, नीचे आ जाओ। इकोसेंट्रिज्म जो है आपका जो इकोसेंट्रिज्म है ना, फिर ये ह्यूमन सुपीरियरिटी को रिजेक्ट करता है। ये बोलता है कि ह्यूमन बींग्स जो है ना उनको सिर्फ वो दे आर सीन ओनली एज एन एलिमेंट विद इन अ इकोसिस्टम, नॉट द मास्टर ऑफ इट। उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप सिर्फ नेचर का एक पार्ट हो, नेचर के मास्टर नहीं हो। हर एक लाइफ फॉर्म कनेक्टेड रहती है एक दूसरे के साथ जाले की तरह, और जब एक पार्ट को डैमेज करोगे ना आप, तब पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज होता है। सो ह्यूमन बींग्स की ये एथिकल ड्यूटी है इस बैलेंस को प्रोटेक्ट करे वो। ठीक है, नेचर को प्रोटेक्ट करे। इकोसेंट्रिज्म इन्होंने आर्ग्यू किया जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है ना वो सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ह्यूमन की जो थिंकिंग है ना वो सिर्फ ह्यूमन सेंटर्ड है, कि भाई अपना फ़ायदा वो देखती है, वो ये नहीं देखती कि नेचर को कितना नुकसान हो रहा है। सो ये जो ह्यूमन बींग्स हैं इनको पास्ट इकोलॉजिकल डैमेज को करेक्ट करना चाहिए। जो इन्होंने डैमेज कॉज किया एनवायरनमेंट को, इसको सही करना चाहिए। कोई भी स्पीशीज़ अकेले सरवाइव नहीं कर सकती है। सो ये जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इकोसिस्टम में क्या क्या आता है आपका? बेसिकली वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, और इन सब नेचुरल प्रोसेसेस के बगैर ह्यूमन बींग्स जो है ना वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन सेंटर्ड कंजर्वेशन इसीलिए फेल हुई बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है नेचर को तभी तक, जो आपका इंसान नेचर को प्रोटेक्ट करता है जब तक वो इंसानों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ जो इंसानों के बेनिफिट के लिए नहीं है, जो बेनिफिशियल नहीं है, उनको इग्नोर किया जाता है या फिर उनको मारा जाता है। सो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को इकोसेंट्रिक एथिक्स की ज़रूरत है। इकोसेंट्रिज्म अप्लाइज इक्वली टू ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस। ह्यूमंस डू नॉट एंजॉय मॉरल सुपीरियरिटी। ये सब आप कर देना, ये आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है, जो आपके एथिकल व्यूज़ हैं ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं किस किस चीज़ को। पहला, इन्वायरमेंटल लॉज को, कंजर्वेशन पॉलिसीज़ को, डेवलपमेंट प्लानिंग को, और एथिक्स जो शेप करती हैं रेगुलेशन को। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री डिबेट करती है कि जो आपका फोकस है ना वेदर नेचर शुड बी वैल्यूड ओनली फॉर ह्यूमन बेनिफिट। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ये डिबेट करती है कि भाई नेचर को हमें क्या तब तक ही वैल्यू करना चाहिए जब तक वो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल है, मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, या फिर तब भी रिस्पेक्ट करना चाहिए जब उसकी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, या फिर उसकी अपनी वर्थ के लिए, उसको अपनी इकोसेंट्रिज्म जिसको हम कहते हैं, अपनी वर्थ के लिए उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है वो तो नेचर को एज अ रिसोर्स ट्रीट करता है, बट जो इकोसेंट्रिज्म है वो इसको वो क्या देखता है कि ह्यूमन बींग्स जो है ना वो नेचर का पार्ट है। ठीक है, और ये जो आपका इकोसिस्टम है वो इंटरडिपेंडेंट है, या फिर हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है आपका इकोसिस्टम, एंड आर्ग्यूज दैट सच एन एथिक कैन एंश्योर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या करना है, एंथ्रोपोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक एथिक्स, इन दोनों के बीच में मैंने आपको टेबल बना के दी है, तो ये पढ़ लेना। जैसे कि कोर आइडिया एंथ्रोपोसेंट्रिक का क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक का ह्यूमंस एज आर सेंट्रल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इकोसेंट्रिक का ह्यूमंस जो है वो सिर्फ एक नेचर का पार्ट है। एंथ्रोपोसेंट्रिक में इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू बताई है कि जो यूज़फुल टू ह्यूमंस है सिर्फ, और इकोसेंट्रिक में इंट्रिंसिक वैल्यू बताई है।
मास्टर्स एंड कंट्रोलर ऑफ नेचर बताया है एंथ्रोपोसेंट्रिक उसमें, बट इसमें वन स्पीशीज़ अमंग मैनी ये सब बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, पेपर में ये बना के भी आ जाओगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर अगर आपको और मार्क्स चाहिए तो यहाँ से आप ये वाली टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। शॉर्ट नोट्स आते हैं आपके इसमें लिखने के लिए 5 मार्क्स का। देखो अगर आपको क्वेश्चन आए कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है, सो ये एक एथिकल व्यू है जो ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, सेंटर में रखता है मॉरल कंसर्न के। इस अप्रोच में जो नॉन ह्यूमन नेचर है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इकोसिस्टम है, उनको वैल्यू किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यूज़फुल है ह्यूमन के लिए। नेचर जो है ना उसको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू दी गई है रादर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफाई करता है कि भाई आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो और इसकी इंडिपेंडेंट वर्थ को इग्नोर करता है कि भाई इसकी भी जो एक नॉन ह्यूमन लाइफ है इसकी भी वर्थ है, आप इसको कैसे भी करके एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस में। फिर आप अगर इकोसेंट्रिज्म पे नोट लिखना है आपको 5 मार्क्स का आएगा, ये ज़्यादा बड़ा आएगा तो आपको मैंने समझा दिया सारा टॉपिक। इकोसेंट्रिज्म एक इन्वायरमेंटल एथिक है जो ह्यूमन बींग्स को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर की तरह देखता है, ना कि उसके मास्टर की तरह। वो कहता है आप मास्टर नहीं हो, सिर्फ एक पार्ट हो नेचर के। ये रिकॉग्नाइज करता है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और इकोसिस्टम जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के बगैर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी अपने आप को राजा ना माने, शहंशाह ना माने। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू जो नेचर है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स यूटिलिटी टू ह्यूमन लाइफ। मतलब नेचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इसीलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो ह्यूमंस के यूज़ में आ रहा है या फिर यूज़फुल है ह्यूमन बींग्स को। अगर वो ह्यूमन बींग्स को यूज़ में नहीं आता, अगर ह्यूमन बींग्स को इससे फ़ायदा ना होता, तब भी उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट क्या है, वैल्यू है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। इकोसेंट्रिज्म आर्ग्यू करता है कि जो एंथ्रोपोसेंट्रिक थिंकिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी इन्वायरमेंटल क्राइसिस के लिए, एंड दैट ओनली नेचर सेंटर्ड एथिक कैन एंश्योर सस्टेनेबल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल एथिक्स इन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री 5 नंबर का, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है ना वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में, कि भाई कैसे जो आपकी सोसाइटी है वो शेप हुई है और अंडरस्टैंड कैसे जो है सोसाइटी अंडरस्टैंड करती है, रेगुलेट करती है, इंटरेक्ट करती है नेचर के साथ। ये इन्फ्लुएंस करती है इन्वायरमेंटल लॉज को, कंजर्वेशन पॉलिसीज़ को, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़ को। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ये आपसे इंटरोगेट करती है कि अर्ली ह्यूमन सेंटर नरेटिव्स और इंट्रोड्यूसेस एन एथिकल पर्सपेक्टिव दैट रिकॉग्नाइज नेचर एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नेचर रादर देन पैसिव बैकड्रॉप। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, उनके लिए मैंने यहाँ जुगाड़ कर दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है, तो यहाँ पर पढ़ लो। देखो, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब है कि ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है और नेचर को सिर्फ ह्यूमन यूज़ के लिए वैल्यूएबल समझा जाता है। इस व्यू में फॉरेस्ट, एनिमल और रिवर्स को सिर्फ रिसोर्सेज माना जाता है, ठीक है। बट इकोसेंट्रिज्म इसके ऑपोजिट है, इसमें ह्यूमंस को नेचर का एक हिस्सा माना जाता है, ना कि उसका मालिक। ये व्यू माना जाता है कि सारी लाइफ फॉर्म्स और इकोसिस्टम एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, इसलिए नेचर को सिर्फ ह्यूमन बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि उसकी अपनी वैल्यू के लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्वायरमेंटलिस्ट मानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इकोसेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आगे चलो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको
अगर पेपर में आए तो आई होप आप समझ आ जाएगा, आपको कर लोगे। बाकी मैं प्रीवियस ईयर्स भी डिस्कस कराऊंगी, आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का, ये आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है, व्हाट इज़ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, व्हाई इज़ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्रिटिसाइज्ड इन एनवायरमेंटल हिस्ट्री, पढ़ चुके हैं हम, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। फिर आगे आ जाओ, एनवायरमेंटल हिस्ट्री चैलेंजेस एंथ्रोपोसेंट्रिक नरेटिव, 10 मार्क्स का। एक्सप्लेन इकोसेंट्रिज्म एज एन ऑल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटल एथिक, ये 10 मार्क्स का। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब डिबेट बताना है एनवायरमेंटल हिस्ट्री पे, एंथ्रोपोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक, वो अभी भी हम कर चुके हैं, तो इसमें सिर्फ आप यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो। अगर आपको इंडियन एग्जाम्पल्स देखने हैं कि भाई हम अपने नेचर से कितना प्यार करते हैं और हमने क्या स्टेप्स उठाए, तो देखो चिपको मूवमेंट थी, ठीक है, सेक्रेड ग्रूव से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का था, इंडियन फिलोसफर ट्रेडिशंस थे आपके कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आ जाना पेपर में। आगे आ जाओ, रिवीजन शीट है ये आपकी। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है, ह्यूमन सेंटर्ड है, नेचर सिर्फ रिसोर्स, नेचर इज इक्वल टू रिसोर्स इन माना गया है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन। इकोसेंट्रिज्म में क्या है, नेचर सेंटर्ड है, ह्यूमन बींग्स जो है वो पार्ट है इकोसिस्टम की, इंट्रिंसिक वैल्यू है और इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइफ है। देन की डिबेट क्या है, ह्यूमन डोमिनेंस वर्सेस इकोलॉजिकल बैलेंस, शॉर्ट टर्म बैलेंस वर्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें लिख के आ जाना, ठीक है। अपने जो आंसर्स हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, ये एक अलग से आपको पॉइंट दिलाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू, ये लिख के आना है। वेब ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम प्रोसेस, एंथ्रोपोसेंट्रिक बायस, ये सारी अगर आप ये कीवर्ड्स को ऐड कर दोगे ना अपने पेपर में, सच मानो एग्जामिनर भूल जाएगा कि नंबर काटे कहाँ से, वो सोच में पड़ जाएगा कहाँ से नंबर कटे हैं आपके। अब आगे आ जाओ, अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक और एंथ्रोपोसीन की। एंथ्रोपोसीन क्या होता है, हमारे जो मोस्ट रीसेंट टाइम पीरियड है ना, वो करेक्टराइज होता है आपका ग्लोबल स्केल ह्यूमन इम्पैक्ट्स जो अर्थ के ऊपर पड़ते हैं उससे। नॉर्मली ये कंसाइड करता है इंडस्ट्रियल एरा से। मतलब क्या है, एंथ्रोपोसीन जो है ना वो एक नेम जो है, ये नेम प्रपोज किया गया है नए टाइम पीरियड के लिए, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बिगेस्ट फोर्स चेंजिंग अर्थ जो वो बन गए हैं ग्लोबल स्केल पे, ठीक है। ग्लोबल स्केल का मतलब क्या है, चेंजेस जो है ना वो हर जगह हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, ना कि सिर्फ लोकली। इट इज़ यूजुअली लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल एरिया बिकॉज आपकी फैक्ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स, लार्ज स्केल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ये मैसिवली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। फिर है आपका फॉर इन्वायरमेंटल हिस्टोरियन नेचर इज़ नॉट जस्ट मियर बैकड्रॉप फॉर स्टोरी ऑफ मैन। मतलब इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में ना नेचर को सिर्फ एक बैकग्राउंड सिनेरियो नहीं माना गया, नेचर को एक एक्टिव फैक्टर माना गया है जो ह्यूमन लाइफ को शेप करता है और जो ह्यूमन लाइफ के द्वारा शेप भी होता है। एग्जाम्पल देखो, इन्होंने बोला है कि जो इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस है ना, ये विजिबल और मेजरेबल मार्क्स जो ह्यूमन बींग्स अपनी छाप छोड़ते हैं ना नेचर के ऊपर, उसको स्टडी करता है। मतलब ह्यूमन फुटप्रिंट जो छाप छोड़ते हैं वो कैसे कैसे, कि भाई जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डैम्स बनाते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, सिटीज़, रोड्स, फार्मिंग एक्सपेंशन, स्पीशीज़ एक्सटेंशन, आपके चेंजिंग रिवर्स और कोस्ट लाइन्स, ये सब चीज़ें जो हैं उनको शेप करता है, ठीक है। इन सब एक्टिविटीज़ के द्वारा आपके क्या होती हैं, नेचर पे ये ह्यूमन बींग्स इस तरीके से छाप छोड़ते हैं। सो एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कॉज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है।
ह्यूमंस ने हमेशा ही ना इन्वायरमेंट को चेंज किया है ताकि वो सरवाइव कर सके। एग्जाम्पल्स देखो, फॉरेस्ट को बर्न किया है ताकि वो कल्टीवेशन कर सके, ग्रेजिंग, ठीक है, करवाई है ग्रासलैंड्स के ऊपर जिसने ग्रासलैंड्स को इफ़ेक्ट किया है, इरिगेशन की वजह से सॉइल चेंज हुई है, वाटर सिस्टम चेंज हुआ है। तो लास्ट 50 ईयर्स में देखा जाए ना, सो चेंज सेम नहीं रहा, ये डिफरेंट साइज का हो गया है और डिफरेंट टाइप का हो गया है। कैसे? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव शिफ्ट आया है। क्वांटिटेटिव शिफ्ट में कैसे? द अमाउंट और स्केल इज़ मच बिगर, जो पॉल्यूशन कॉज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। और क्वालिटेटिव शिफ्ट कैसे? कि नेचर ऑफ इम्पैक्ट इज़ न्यू, मतलब प्लास्टिक्स यूज़ होने लग गई है, न्यूक्लियर वेस्ट आ रहा है, क्लाइमेट सिस्टम डिस्ट्रप्शन हो रहा है, मास एक्सटिंक्शन हो रहा है स्केल पे, ये सारी चीज़ें। फिर आप ये नीचे इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, किस किस की वजह से आपके नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। आगे आ जाओ। चलो ये पढ़ लेते हैं एक बार। कुछ ह्यूमन बींग्स ना ऐसा चेंज कर गए हैं हमारी प्रकृति पे या फिर नेचर पे, या फिर हम लोग कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं अपनी प्रकृति में, नेचर में, जो वापस से रिवर्सिबल नहीं है। जैसे कि भाई कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हमने ना कि जो इरिवर्सिबल हैं अब, कि उसको वापस नहीं ठीक किया जा सकता। जैसे कुछ स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं हमारी वजह से, तो पॉल्यूशन कह लो, हमने उनका हैबिटेट तोड़ दिया, ये कह लो हमने उनके जंगल पे राज कर लिया, लकड़ियाँ काट दी, तो ये सारी चीज़ों की वजह से अब वो वापस तो नहीं आ सकते ना। जो क्लाइमेट चेंज हो गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल पे जो राइज़ हो रहा है, उस ट्रेंड को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। जो सॉइल डिग्रेडेशन है, डेजर्टिफिकेशन है कुछ एरियाज़ में, वो परमानेंट हो गई है, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 20th सेंचुरी ना, जो ये स्पीड है हमारी, जो ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट है नेचर के टूवर्ड्स नेचर के ऊपर, वो बहुत ही अनमैच्ड है। मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, बट मिड 20th सेंचुरी के बाद हमारा जो ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट है नेचर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं बहुत सारी, कंज्यूमरिज्म ज़्यादा हो गया है, लोग, पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स जो हैं, जो डिमांड है नेचर की वो ज़्यादा बढ़ गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। जो वर्ड है ना एंथ्रोपोसीन, ये पॉपुलर हुआ आपका मॉडर्न एकेडमिक डिबेट में आफ्टर 2000 पब्लिकेशन। ये सब छोड़ो, नीचे आ जाओ। क्रुटजन ने आर्ग्यू किया था कि हमें एक नई टर्म की ज़रूरत है, बिकॉज ह्यूमंस जो है ना वो अर्थ को चेंज कर रहे हैं, और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे चेंजेस ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहे हैं। फॉरेस्ट छोटे होते जा रहे हैं, एनर्जी यूज़ जो है वो एक्सप्लोड हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एयर और वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, ओशियंस जो है वो ओवरफिश्ड हो रहे हैं, क्लाइमेट जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। एंथ्रोपोजीन जो है अगर पूछा जाए तो वो क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है ताकि हम समझ सकें कि ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो प्लानिटरी है स्केल में। इट स्ट्रॉन्गली क्लेम्स कि जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड वाइड है, और कुछ चेंजेस परमानेंट हो गए हैं और वो सेंचुरीज तक लास्ट करेंगे, 1000 ऑफ ईयर्स तक लास्ट करेंगे। इट कनेक्ट्स क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना एक बार। व्हाट इज़ होलोसीन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, देखो, ठीक है। होलोसीन, द एपोच दैट एंड्स इफ वी एक्सेप्ट एंथ्रोपोसीन। होलोसीन का मतलब क्या है? होलोसीन एक करंट जियोलॉजिकल एपोच है दैट बिगेन अबाउट 11,700 years ago after the last major ice age ended. It is known for relatively stable climate compared to earlier times.
The stability is important because it allows rise of agriculture, permanent settlement, growth of civilization, expansion of human population and complex societies. यहाँ से आप इस डायग्राम को बना लेना. इसमें 3 वर्ड्स हैं आपके, देखो, प्लेस्टोसीन, आइस एज वर्ल्ड, होलोसीन, स्टेबल क्लाइमेट, ह्यूमन सिविलाइजेशन, एंथ्रोपोसीन, ह्यूमन रीशेप अर्थ सिस्टम. इसको नोट करना, ठीक है. एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोसीन. देखो ये सारा आप कर लेना, ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ. कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोसीन, जस्ट अ मिनट. चलो यहाँ से ये वाली जो टेबल है आपके, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है. अगर फिर भी पढ़ना है तो एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा देती हूँ. देखो सुनो, एंथ्रोपोसीन जो है ना वो पॉपुलराइज हुआ था पॉल क्रुडजन और यूजीन स्ट्रॉमर के द्वारा इन 2000 और एक वाइडर रिकॉग्निशन गेन करी थी आफ्टर 2002 का आर्टिकल जो था क्रुडजन का, जियोलॉजी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है. इससे ये पॉपुलर हुआ था, रिकॉग्निशन गेन की थी. ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ह्यूमन इन्फ्लुएंस के मैग्नीट्यूड को कैप्चर करने के लिए जो अर्थ के सिस्टम पे पड़ रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, एयर वाटर पॉल्यूशन जो इंसान कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जो मेरीन रिसोर्सेज का, उसका. प्रोपोनेंट्स जो है एंथ्रोपोसीन के, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारी अर्थ है ना वो हमारा मूव आउट कर रही है रिलेटिवली स्टेबल होलोसीन अप्रोच पे, जो बिगेन हुआ 11,700 ईयर्स एगो एंड प्रोवाइडेड अ क्लाइमेट कंडीशंस नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन. उन्होंने बोला कि भाई अब जो क्लाइमेट कंडीशन है ना एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन के लिए वो बहुत ही स्टेबल हैं. दे कंटेंटेड दैट कि ह्यूमैनिटी जो है ना वो अब एक ग्लोबल फोर्स बन चुकी है कंपेरेबल टू नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वोल्केनिज्म और ग्लेशिएशन, ठीक है. सो ये सारा कर लेना. ये मैंने आपका आंसर बना दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप. मैं भी थक गई हूँ बोलते बोलते, बहुत देर हो गई. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो 2 से 5 नंबर पे आपके ये आ सकते हैं, 10 से 15 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो. सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. आई होप आप अटेम्प्ट कर लोगे. बाकी क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कराऊंगी आपको. देखो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन कॉज्ड इन्वायरमेंटल चेंज. यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती वो इसको पढ़ लेना है एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो चेंज होता है आपका ह्यूमन कॉज्ड इन्वायरमेंटल चेंज, ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा. इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस के लिए नेचर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है बल्कि हिस्ट्री का एक एक्टिव पार्ट है. ह्यूमंस ने हमेशा से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया है, जैसे एग्रीकल्चर, एरिगेशन और सेटलमेंट्स के थ्रू. बट पिछले 50-60 सालों में ये चेंज का स्केल और स्पीड दोनों अनप्रेसिडेंट हो गई हैं. इस कंटेक्स्ट में एंथ्रोपोसीन का कॉन्सेप्ट आता है. एंथ्रोपोसीन एक प्रपोज्ड जियोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें ह्यूमंस एक ग्लोबल जियोलॉजिकल फोर्स बन चुके हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉसिल फ्यूल यूज़, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस ने अर्थ के सिस्टम को इतना इम्पैक्ट किया है कि होलोसीन जैसे स्टेबल अप्रोच के एंड की बात की जा रही है. क्रुडजन और स्ट्रॉमर ने 2000 में एंथ्रोपोसीन टर्म यूज़ की और 2002 में क्रुडजन के नेचर आर्टिकल ने इस डिबेट को पॉपुलर बना दिया. एंथ्रोपोसीन का मेन मैसेज ये है कि आज के इन्वायरमेंटल क्राइसिस का एक कॉमन कॉज है वो है ह्यूमन इन्फ्लुएंस, और कई चेंजेस इरिवर्सिबल हो सकते हैं. तो यहाँ से आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ. इंडियन एग्जाम्पल्स जो एंथ्रोपोसीन से रिलेटेड है वो है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज़ की डेवलपमेंट जो हो रही है, अर्बन एक्सपेंशन हो रही है. ये शो करता है कि एंथ्रोपोजेनिक लैंड यूज चेंज,
नीचे आ जाओ, रिवर मॉडिफिकेशन कैसे हो रही है, जो डैम्स बने हैं नर्मदा तहरी पे, ठीक है, तहरी डैम बना है जो, रिवर इंटरलिंकिंग, जो हम रिवर्स को इंटरलिंक करवा रहे हैं, सैंड माइनिंग कर रहे हैं, सो ये बता रहा है हमारा ह्यूमन ऑल्टरिंग हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। तीसरा है आपका क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, जो हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हीट वेव्स जनरेट होती हैं, इरेटिक मानसून्स आ रही हैं, तो इंडिया इफेक्टेड बाय ग्लोबल एंथ्रोपोसीन प्रोसेसेस, ठीक है, ये सब बताता है। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस में आपका आ जाएगा वेस्टर्न घाट्स का हैबिटेट लॉस हो रहा है, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सटेंशन थ्रेट्स हैं, ह्यूमन प्रेशर, और ये दिखाता है ह्यूमन प्रेशर ऑन इकोसिस्टम। फिर आ जाता है अर्बनाइजेशन एंड पॉल्यूशन, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक पॉल्यूशन, सो ये क्या दर्शाता है, परमानेंट ह्यूमन इम्प्रिंट ऑन सोसाइटी, एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस। देखो फिर ये लास्ट है आपका, चलो एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस क्या होते हैं, वो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इनकी वजह से इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन होती है, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक चेंज। फिर आता है एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन एक प्रपोज्ड जियोलॉजिकल अप्रोच है जो हाईलाइट करती है ग्लोबल और इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ सिस्टम, डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है होलोसीन। होलोसीन एक स्टेबल पोस्ट आइस एज अप्रोच है जो 11,700 साल पहले हुई थी, और इसने अनेबल किया था एग्रीकल्चर और ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगी, अगर समझ में आता है तो जैसे ही मैं इसको अपलोड कर देती हूँ आगे, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें पैसे भरने नहीं हैं आपको, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। चलो टेक केयर।